तो मैंने देख लिया, अभी हटा दूंगा मैं। गुड मॉर्निंग कविता, आप बताओ कैसे हो। तो आज जो टॉपिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस जो आपका सब्जेक्ट है इसमें से हम स्टडी करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, और मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज और कैपिटल स्ट्रक्चर। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं बट इजी हैं। तो ये टॉपिक हम सब आज स्टार्ट करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये टॉपिक्स हैं, इसको हम गो थ्रू करने वाले हैं इस वीडियो में ही। गुड मॉर्निंग विजय। हाँ कविता, क्लास कल ऑफ थी, मैं थोड़ा बिजी था कल, दैट्स वाई। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। अब जैसे कि आपको इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो सोचकर देखें कि हमको क्या करना है। फाइनेंस का मैनेजमेंट करना है। फाइनेंस बोले तो लोकल लैंग्वेज में हम बात कर लेते हैं पैसे का, पैसे की बात कर रहे हैं। बिजनेस में हम इस पैसे को क्या बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं। हिंदी में हम इसको कहते हैं वित्त। क्या बोलते हैं, वित्त। तो मैं आपके सामने हिंदी का वर्ड भी लिख रहा हूं, वित्त। और अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंप्लीट बोलूं तो इसको हिंदी में बोलेंगे हम वित्तीय प्रबंध। तो ये वित्तीय प्रबंध का टॉपिक है, बस हमको बस इतना सा ध्यान रखना है, ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब हमको सब फाइनेंस के बारे में सोचना है, फाइनेंस के बारे में प्लानिंग करनी है। फाइनेंस कहाँ से आने वाला है, फाइनेंस हम कहाँ पे लगाने वाले हैं, कितने चीजों के लिए कितना कितना पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, पैसे को हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, उससे हमें जो फायदा होगा, हम लोगों को कितना बेनिफिट देने वाले हैं, कितना अपने पास रखने वाले हैं, कितना हम लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, शेयर होल्डर्स को कितना बेनिफिट होगा, आने वाले टाइम के अंदर हमारा फाइनेंस को लेकर क्या प्लानिंग होने वाली है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे 12th क्लास की मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या देखा, 12th क्लास की जब हम बिजनेस स्टडी करते हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर क्या, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या होता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको याद होंगे। मैनेजमेंट के फंक्शंस में क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू कहीं ना कहीं चलती रहती है। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो ये कौन सी प्रोसेस थी, ये कौन सी प्रोसेस थी हमारी मैनेजमेंट की। अब हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोले तो पैसे की मैनेजमेंट। अब पैसे की मैनेजमेंट करनी है तो उसमें सारी बातें आ जाएंगी। पैसे के बारे में सोचना, पैसा कहां से आएगा, फिर मैं अरेंज करने के बारे में सोचूंगा, कितना क्वांटिटी चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, किस किस चीज के लिए कितना कितना अमाउंट चाहिए, ये भी मुझे सोचना है। फिर मैं ये देखूंगा पैसा आएगा कहां से, फिर पैसा आएगा कहां से, फिर मैं ये भी देखूंगा कि पैसा कहां से सस्ता पड़ेगा, मतलब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, ये सारी बात भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फिर चलो पैसा भी अरेंज कर लेते हैं। अब पैसा अरेंज हो गया तो अब ये देखूंगा कि पैसा लगाना कहाँ कहाँ पे है। अब पैसा लग गया तो थोड़ी वक्त के बाद क्या, उस पैसे से मुझे बेनिफिट भी होगा। चलो बेनिफिट भी हो गया। अब बेनिफिट हो गया तो मतलब प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट में से मुझे ये देखना है कि कितना पैसा खुद के पास रखना है और कितना पार्ट देना है, डिविडेंड की फॉर्म में लोगों में डिवाइड कर देना है। तो ये सारी की सारी बातों के बारे जब हम सोचते हैं, ये सारी की सारी बातें हमारी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो हम इसका मीनिंग बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। आई थिंक जो मैंने इनफॉर्मल वे में आपको जो समझाया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बुक के अकॉर्डिंग या हमारे जो नोट्स हैं या जो हमारी पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थोड़ा टॉपिक अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए वाइटल एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब बिजनेस का एक बहुत
बड़े वाला और इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट रेफर टू दैट पार्ट ऑफ द मैनेजरियल एक्टिविटी, ये एक ऐसी मैनेजरियल एक्टिविटी है जिसमें हम हमारे जो बिजनेस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना, उसको लेकर हम प्लानिंग करते हैं और उसको लेकर हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रियलिटी में है क्या, बिजनेस के लिए जो हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए उसको लेकर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में फाइनेंस का यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो, एफिशिएंट तरीके से हो। जैसे मान लो आप महीने में 10,000, 20,000 या 50,000 कमाते हो, आप हमेशा क्या चाहते हो कि उस पैसे का प्रॉपर यूज हो, कहीं पर गलत इस्तेमाल ना हो, पैसा वेस्ट ना हो। मार्केट में भी मान लो आप कुछ खरीदने के लिए गए, आपके पास मान लो हाथ में 10,000 है और घर में शादी है 3 दिन के बाद, और आपके पास बजट एक फिक्स है कि आपके हाथ में 10,000 है, तो आप 10,000 से क्या करोगे, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट पर ऐसा कुछ खरीदोगे कि आपका पैसा भी वेस्ट ना हो और वो प्रोडक्ट आपके काम भी आ जाए। तो ये सारी बातें ऐसा ही लगा लो कि हमें बिजनेस में भी सोचनी होती है। बिजनेस में हम क्या करते हैं, पैसे के बारे में सोचते तो हैं, पैसा कहां से आएगा, पैसे के ऊपर प्लानिंग भी करते हैं, कंट्रोलिंग भी करते हैं, पर हम ये भी सोचते हैं कि पैसे के जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज से पैसा जब आएगा तो हम उसको अच्छे तरीके से यूज कैसे कर पाए, मतलब पैसा वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। आगे बात है वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस भी आते हैं, फाइनेंस के डिसीजंस भी आते हैं, डिविडेंड डिसीजंस भी आते हैं, लिक्विडिटी डिसीजंस भी आते हैं, कैपिटल बजटिंग भी आता है, बजटरी कंट्रोल भी आता है। ये रियलिटी में अपने आप में ही चैप्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजन, लिक्विडिटी डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, ये सारी की सारी बातें किस में आती हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंस फंक्शन में बी डिफाइंड एज अंडर, कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। The finance function is the process of acquiring and utilizing funds by a business. Finance function रियलिटी में क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम पैसे को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको अटेन करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने की बात भी करते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया है तो मैं अब आगे वाले टॉपिक पे चलूंगा, क्योंकि आगे वाले जितने भी टॉपिक हैं सारे इसी में से ही निकल कर आने वाले हैं। तो मुझे सबसे पहले तो आप सब एक बार कमेंट करके बताएं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मैंने मीनिंग बताया है वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर अब तक, क्या आपको समझ में आ गया, यहाँ बुक की नॉलेज के अकॉर्डिंग भी, और जो मैंने इनफॉर्मल एग्जाम्पल दिए थे इस को स्टडी करने से पहले भी, अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा। नहीं तो आप सब क्या कीजिए, पहले अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहां से टॉपिक क्लियर नहीं है तो फिर आगे टॉपिक आपका क्लियर नहीं होने वाला है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, टॉपिक समझ में आ गया है तब भी कमेंट करके बताओ, नहीं समझ में आया तब भी मुझे क्वेश्चन लिख के एक बार बताओ। ठीक है कविता, आई विल ट्राई टू टेक द 2 क्लासेस। आकाश गुड मॉर्निंग, सपना गुड मॉर्निंग, आकाश थैंक यू, विजय ओके, बाकी लोग भी बताओ टॉपिक सबको क्लियर है, शुड आई कंटिन्यू? there are so many people online but I think 2 or 3 had replied yet, सिर्फ 2 या 3 लोगों ने ही अब तक रिप्लाई किया है। सपना आर यू देयर, प्लीज रिप्लाई फास्ट, शुड आई कंटिन्यू?
लोग हैं, अगर आपने टॉपिक को देख लिया है इस टॉपिक को, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि मुझे आगे चलना चाहिए और शुड आई रिपीट दिस। महिमा गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कविता स्वामी थैंक यू, आई विल कंटिन्यू। बस 1 मिनट और है, 1 मिनट में अगर सबने जवाब दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, देन आई विल कंटिन्यू। तो जल्दी से बताओ किसी का कोई क्वेश्चन है तो। राहुल पीडीएफ हिंदी में मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको हर वीडियो में बुक्स के नेम बता चुका हूं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बुक है और एपीसी पब्लिकेशन, जो हमारी डीके गोयल वाली बुक है ना, जो उसका पब्लिशर है, उसी पब्लिशर की ये बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो मैं उसी में से ही टॉपिक को क्रिएट करके पीडीएफ फॉर्म में लेकर आया हूँ। बट राहुल, अगर आप ध्यान से वीडियोस को देख लेंगे तो आप हिंदी वाले क्वेश्चंस, अगर आपको लगता है कि हिंदी में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आपका हिंदी वाला भी हो जाएगा। तो टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। टॉपिक बेशक से मेरे सामने इंग्लिश में है, पर जितने भी वर्ड हैं ये सारे वर्ड आप आसानी से समझ पाओगे। आप एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आने वाली है। टॉपिक इंग्लिश टू हिंदी चलने वाली है, नो प्रॉब्लम। कविता, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी छुट्टी पे निकलना पड़ता है। वैसे मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ, इट्स वेरी रेयर, बट कभी कभी ऐसा होता है। बट मैं ऊपर ऑफिस में तो नोटिस में डाल देता हूँ छुट्टी के लिए कि नहीं है, अवेलेबल नहीं हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। फिर भी आपको क्लासेस तो बाद में मिल जाती हैं, आप क्लासेस तो बाद में स्टडी देख सकते हो ना, अगर रिकॉर्ड हो भी जाता है तो। चलो, हाँ कविता, मुझे ध्यान नहीं है, बट मेरे पास काफी टाइम से बुक रखा हुआ था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नेम से, सो आई टेक द पिक्स। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपल सी बात, जिसमें काफी सारे टॉपिक हमारे कवर होने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग, बजटिंग कंट्रोल, ये सारी बातें हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आने वाली है। पैसे के बारे में हम सोचेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाने वाले हैं, कितना कंट्रोल होगा, पैसे के बारे में प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, एसेट्स में पैसा कितना लगेगा, ये सारी बातें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। तो मैं चल रहा हूं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सिंपल सी बात है कि अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस में हमारे पास वैसे तो कहते हैं कि 3 टॉपिक आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। वैसे तो यहां पर हमारे पास 3 बेसिक फंक्शन है। पहला फंक्शन हमारे पास जो वो कह रहा है कि हम बात करेंगे कि पैसे को इकट्ठा करना। पैसा कहां से आएगा, पैसे को एसेट्स में लगाना, फिर उस पैसे से जितनी हमारी कमाई होगी उस कमाई को हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स में डिवाइड करने की बात करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 बेसिक फंक्शंस की वो बात कर रहे हैं। पैसे को रेज करना, पैसे को प्रॉपर्टी में लगाना, प्रॉपर्टी में से जो फायदा होगा उस फायदे को बोलेंगे तो प्रॉफिट बोलते हैं, उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स में डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 फंक्शंस होते हैं, बट यहां पर अगर टॉपिक को देखें तो टॉपिक के अंदर हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के काफी सारे फंक्शन दिए हुए हैं। पहली बात क्या है, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितनी फाइनेंशियल नीड है। मतलब हम ये देखते हैं कि पैसे की जरूरत कितनी कितनी है। तो पैसे की जरूरत को देखने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी पैसे की रिक्वायरमेंट को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हमको लंबे समय के लिए पैसा कितना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कितना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी हमको खरीदनी है, सेकंड हैंड खरीदनी है, नई खरीदनी है, पैसा अभी चाहिए, बाद में चाहिए। तो सबसे जो फर्स्ट फंक्शन वो आपको कह रहा है वो है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड। हमको पैसे की आवश्यकता के बारे में पता लगाना है। पैसा हमको बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए। हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम पैसे के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमको क्या करना होता है, जब हम पैसे के बारे में सोचेंगे मतलब हमको कितना पैसा चाहिए, जब हम ये बात सोच रहे होंगे तो हमको बिजनेस के नेचर के बारे में सोचना है, बिजनेस की क्या पॉसिबिलिटीज हैं फ्यूचर को लेकर, मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है, रिस्क कितना है, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस कैसी हैं, मतलब देश में हालात कैसे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो जब भी हम पैसे की रिक्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इनके साथ साथ हमको ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी होंगी। बिजनेस का नेचर, बिजनेस के अवसर, फ्यूचर हमारा कैसा है, रिस्क कैसा है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है,
और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारी देश की आर्थिक नीतियां कैसी हैं, पॉलिसियां कैसी हैं और हमारी आर्थिक दशाएं कैसी हैं। तो पहला फंक्शन हमारा क्या हुआ, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स। इसके बाद जो हमारा सेकंड फंक्शन है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने फाइनेंसिंग का डिसीजन लेना है, फाइनेंस का डिसीजन लेना है, तो हम ये देखेंगे कि पैसा हम इक्विटी शेयर से खरीदें, प्रेफरेंस शेयर से खरीदें, डिबेंचर से ले, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट करें, या अपने पास जो पहले से प्रॉफिट रखा हुआ है उसी प्रॉफिट को यूटिलाइज कर ले, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा आए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा आए। तो ये सारी बातें हम पहले से ही सोच लेते हैं। ये सारा टॉपिक, ये सारी बातें किस में आने वाली हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंसिंग के डिसीजन के अंदर हम ये भी देखते हैं कितना पैसा इक्विटी से आए, कितना डिबेंचर से आए। मान लो मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, तो 10 लाख के अंदर मैं ये भी सोच लूंगा कि मेरे को 7 लाख तो मान लो इक्विटी से लेना है और 3 लाख रुपए मुझे डिबेंचर से लेना है। तो ये मैं पहले से ही रेशो भी डिसाइड कर लूंगा। तो मैंने क्या रेशो डिसाइड किया कि इक्विटी और डिबेंचर का रेशो कितना होना चाहिए, 7:3 होना चाहिए। मतलब फाइनेंसिंग मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब मैं फाइनेंसिंग के डिसीजन की बात कर रहा हूं, वित्तीय निर्णय की बात कर रहा हूं, तो ये बातें भी मैं पहले से ही सोच लेता हूं, डिसाइड कर लेता हूं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या है हमारे पास, हम ये देखेंगे कि पैसा हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करें, एसेट्स में लगाएं, प्लांट में लगाएं, मशीनरी में लगाएं, किस पर कितना कितना पैसा लगाना चाहिए। तो हम ये तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लगाएं, हम रेशो भी डिसाइड कर लेते होंगे, इस कंपनी में लगाएं, उस कंपनी में लगाएं, खुद की प्रॉपर्टी में लगाएं, क्या लगाएं, कितना लगाएं, ये सारी बातें कहां पे आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के साथ साथ हमको क्या करना है, अभी वर्किंग कैपिटल डिसीजन की भी बात करनी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल होती क्या है, डेली रूटीन की लाइफ के अंदर डेली के खर्चों को भुगतान करने के लिए हमारे पास एक मिनिमम अमाउंट हमेशा रखा रहना चाहिए। उस मिनिमम अमाउंट को पूरा करने के लिए हम जो डिसीजंस लेते हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। क्योंकि एक फिक्स टाइम तक, एक मिनिमम टाइम तक हमारा पैसा कहीं ना कहीं फंसा रहता है। कभी पैसा हमारा रॉ मटेरियल में फंसा हुआ है, कभी वर्क इन प्रोग्रेस में फंसा हुआ है, कभी फिनिश गुड्स में फंसा हुआ है, तो कभी डेटर्स को हमने उधार दिया हुआ है, मतलब जिसको हम माल बेचते हैं उसको भी पैसा हमने उधार दिया हुआ है। तो वो सारा साइकिल एक कंप्लीट होकर मान लो 10 महीने में अगर पैसा चाहिए हो, अब 10 महीने तक हमको पैसे की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होगी, तो 10 महीने के लिए जो हमारा पैसा फंसा हुआ है वो हम कहां से पूरा करेंगे, वो हम पूरा करेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन की हेल्प से। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो, मेरे पास पैसा पड़ा था, मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीदा तो माल बनाने तक, मैंने कच्चा माल खरीदा, माल बनाने तक मेरे को 3 महीने का टाइम लग गया। कितना, 3 महीने। फिर मैंने गुड्स सेल कर दी। अब सेल की तो सेल जिसको की वो कौन बन गए, मेरे डेटर्स बन गए। अब जब माल सेल किया तो डेटर्स बन गए। अब डेटर से वापस पैसा निकालने में मुझे 4 महीने लग गए, तो 4 महीने के बाद मेरे पास फिर से पैसा वापस आ गया। तो आप ये सोच कर देखो ये पैसा कितने टाइम तक फंसा रहा। आपके पास पैसा था, आपने कच्चा माल खरीदा, माल बेच दिया, 4 महीने तक आपका पैसा और फंसा रहा, तो 7 महीने आपका पैसा फंसा रहा है। अब 7 महीने तक आपकी जेब खाली तो रह नहीं सकती। 7 महीने तक जब आप जेब खाली रखोगे तो लोगों को सैलरी कैसे पे करोगे, वेजेस कैसे पे करोगे, फैक्ट्री का रेंट कैसे पे करोगे, बिजली के खर्चे कैसे पे करोगे। तो 7 महीने जो आपकी जेब खाली है ना, तो उस 7 महीने के टाइम पीरियड के लिए जो हमको पैसा चाहिए, उस पैसे को लेकर जो हम डिसीजन लेने वाले हैं उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो आई होप ये एग्जाम्पल और ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेते हुए हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों का ध्यान रखना होता है। आगे हम बात करते हैं डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। मतलब फर्म ये देखती है कि मेरे को कितना डिविडेंड पे करना है, नहीं पे करना है, कितना % डिविडेंड दूंगी, नहीं दूंगी, कितना डिविडेंड खुद के पास रखना चाहिए, शेयर होल्डर को बोनस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्योंकि कंपनी जब जब इन्वेस्ट करती है तो इन्वेस्ट करने से क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट खुद का तो होता नहीं है, किसको देना है, शेयर होल्डर्स को देना है। तो शेयर होल्डर्स को अगर आपने प्रॉफिट देना है तो प्रॉफिट्स में हिस्सा देने के लिए, प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए जो आप पॉलिसी बनाते हो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन।
तो डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में हम यही डिसाइड करते हैं कितना प्रॉफिट हम खुद रख लें, कितना प्रॉफिट सामने वाले को बांट दें, या कितना प्रॉफिट हम क्या करें कहीं और जगह पर या बोनस के रूप में बांट दें। तो ये जो बातें आप डिसाइड करते हो ना, प्रॉफिट को लेकर, रखने को लेकर, या बांटने को लेकर, या बोनस के रूप में देने को लेकर, ये सारी बातें जब आप सोच रहे होते हो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस। आगे जो हमारा है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल का क्या मतलब है? हम ये देखते हैं कि सारी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल मेथड, रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ऐसा लगा लो कि जब हम कैश के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं कि भाई पैसा गलत जगह पे उपयोग तो नहीं हो रहा, पैसा गलत जगह पे तो नहीं जा रहा, पिछले वाले साल में हम ठीक थे क्या, अगले वाले साल में हम काम ठीक कर लेंगे क्या। जब हम सारी बातें डिसाइड कर रहे होते हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। मतलब पैसे के ऊपर कंट्रोल भी करना है, क्योंकि अब पैसे को आप ऐसे उड़ा तो सकते नहीं हो कि आपने किसी डिपार्टमेंट को दे दिया पैसा और पता चले कि उसने आपके पैसे को उड़ा दिया है, वो अच्छे से यूज भी नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल कंट्रोल भी करना होता है। इसके बाद हमारा है रूटीन फंक्शंस। कुछ रूटीन फंक्शंस भी होते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो रूटीन फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, कैश रिसिप्ट को, कैश कितना आ रहा है, कैश आप कितना पेमेंट करने वाले हो, बैंक के अकाउंट्स ओपन करना, उनको मैनेज करना, सिक्योरिटीज की बातें, इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रखना, ये सारी बातें भी किस में आएंगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएंगी। क्योंकि पैसे के बारे में सोचना ही काफी नहीं है, पैसे को लेकर जो हमारे कैश अकाउंट है, बैंक बैलेंस है, सिक्योरिटीज है, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है, कुछ प्रॉपर्टी के कागज हो सकते हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को संभालना, उनको मैनेज करना, ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं किसमें आ जाती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो मैं एक बार आपको टॉपिक फिर से रिकैप कर रहा हूं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वैसे तो ये कह रहा था कि 3 मेन फंक्शन होते हैं। ये 3 मेन फंक्शन कौन से कह रहा था? जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस, ये कह रहा था कि वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 मेन फंक्शन होते हैं। पहले पैसा इकट्ठा करना, फिर प्रॉपर्टी में पैसा लगाना, फिर हम उस प्रॉपर्टी के पैसे से जो हमारी रिटर्न आएगी, प्रॉफिट आएगी, वो हम शेयर होल्डर को बांटने की बात करें। वैसे कह रहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 फंक्शन है, बट इन्होंने क्या किया, ये सारे टॉपिक फंक्शन में डाल दिए। तो पहला फंक्शन क्या था, पैसे के बारे में सोचना, आवश्यकता का पता लगाना, फाइनेंस का डिसीजन लेना, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना, डेली रूटीन के लिए कितना पैसा चाहिए, उससे रिलेटेड डिसीजन को हमने क्या नाम दिया, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। प्रॉफिट को बांटने को लेकर डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। पैसे के ऊपर कंट्रोल करना, रूटीन के काम करना, दैनिक काम करना, हर रोज के जो छोटे छोटे काम है फाइनेंस को लेकर ये करना। तो ये सारी बातें किस में आ गई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस में आ गई। तो आई होप यहां तक का जो टॉपिक मैंने आप सबको समझाया है ये आप सबको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ एक बारी, तो जो मैंने टॉपिक अभी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस बताए हैं समझ में आ गए क्या? क्योंकि आगे का टॉपिक इसी में से ही निकल कर आने वाला है। थैंक यू राहुल। टॉपिक्स को अगर आप सच में ध्यान से देख रहे हो तो काफी सारे टॉपिक आपके वैसे भी क्लियर हो जाएंगे, आपका बेस और भी स्ट्रांग हो जाएगा। संदीप, कल मेरी तरफ से कोई भी क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी, कल मैं अवेलेबल नहीं था। रेनू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आकाश, थैंक यू। जल्दी से कमेंट करके बताओ टॉपिक क्लियर हो गए यहाँ तक का, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू कविता, थैंक यू रेनू। संदीप क्यों चुप है आज? तीस सेकंड और, जल्दी से बताओ, देन आई कंटिन्यू द टॉपिक। सिर्फ 30 सेकंड्स।
ओके आकाश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, थैंक्स महिमा, थैंक्स संदीप। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल सी बात है भाई, अब तक हमने बहुत कुछ तो देख ही लिया, उन टॉपिक्स में से ही अभी हमारा आगे का टॉपिक निकल कर आ गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, सोच के देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या महत्व होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काम आता है, फाइनेंसिंग डिसीजन में काम आता है, फाइनेंस को कंट्रोल करने में काम आता है, रूटीन के काम पूरा करने में काम आता है, डिविडेंड पॉलिसी बनाने में काम आता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो टॉपिक हमने फंक्शन में स्टडी किए हैं उसी में से क्या इंपॉर्टेंस निकल कर आने वाली है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है फटाफट से देख लेते हैं। तो पहली बात है हेल्पफुल इन द एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ढंग से काम करते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि पैसा कहां से आएगा, कितना आएगा, कितने तरीके से आने वाला है। तो पैसे को अरेंज करने में, मैनेज करने में हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। तो पहला इंपॉर्टेंस यही है। और हमको ये भी पता चल जाता है कि कितना पैसा कैपिटल स्ट्रक्चर में लगा रहेगा, मतलब इक्विटी में कितना लगेगा रहेगा, डिविडेंड कितना पे करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर में पैसा कितना लगाना है, डिबेंचर्स में पैसा कितना लगाना है। ये सारी बातें किसमें आ गई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ गई। संजय कुमार वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंस, दैट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हम बहुत ध्यान से ये डिस्कस करते हैं, सोचते हैं कि पैसा कहां पर कितना कितना लगाना है, क्योंकि अगर आपने एक गलत डिसीजन ले लिया तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने को बोली थी कि जब भी आपके पास पैसा आ जाए तो पैसे को इन्वेस्ट आप ढंग से करो। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपके पास 10,000 रुपए भी है और मार्केट में आपको खरीदने के लिए जाना है, 2 दिन के बाद घर में शादी है, तो आप बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करने वाले हो। क्योंकि अगर गलत कपड़ा आ गया और सामने वाले ने, किसी ने शादी बेइज्जती कर दी, फिर लगेगा कि भाई पैसा भी लगाया और पता चला कि मेरी इज्जत भी नहीं हुई, किसी ने बोल दिया भाई तेरा सूट तो बहुत खराब है। तो आपके पास जब पैसा है हाथ में तो आप जब भी डिसीजन लो तो आप बहुत सोच समझ के लो, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आगे का आपका फ्यूचर कभी कभी खराब भी कर देता है। तो यहां पर हमको यही देखना होता है कि आप अपने फंड्स का, अपने पैसे का सही यूटिलाइज करने वाले हो। तीसरी बात, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट, क्योंकि हमको डेली रूटीन के अंदर काफी सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं। कभी आपने रॉ मटेरियल खरीदना है, कभी आपने पेमेंट करनी है, कभी आपने वेजेस पे करनी है, कभी आपने बिल पे करने हैं। तो इन सारी बातों के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। और पैसे का मैनेजमेंट भी किसमें आ गया, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही आ गया। तो ऐसा समझ लो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बुक है। इस बुक के अंदर अगर 10 चैप्टर है ना, वो सारे के सारे चैप्टर किसके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि कैश मैनेजमेंट एक चैप्टर है, तो कैश मैनेजमेंट अल्टीमेटली किसका टॉपिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अगर मैं आपको कहूं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम सीख रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी किसका पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। आगे क्या कह रहे हैं, प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉफिट। ये बात भी मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में बताई थी कि जब भी हमारे पास प्रॉफिट होता है तो ध्यान से डिसीजन लेना, कितना प्रॉफिट खुद के पास रखना है, कितना हमने सामने वाले को बांटना है, कितना हमने फर्म में दोबारा इन्वेस्ट करना है, और कितना डिविडेंड, उसमें से हम सब मैनेजमेंट की बात डिस्कस करते हैं। तो ये प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉफिट, ये टॉपिक क्या बोला गया था, डिविडेंड डिसीजंस। तो डिविडेंड डिसीजंस भी किसका हिस्सा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आगे है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अब जब हम इतना सब कुछ सोच के चल ही रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे, हमारी संपदा, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी वेल्थ अच्छी से अच्छी हो जाए। तो हमारा जो इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो ये भी है कि हम अपनी वेल्थ को, अपनी संपदा को मैक्सिमम करना चाहते हैं। आगे है यूजफुल फॉर शेयर होल्डर्स। मतलब जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या लेते हैं, डिविडेंड डिसीजंस भी लेते हैं। डिविडेंड डिसीजंस में हम क्या सोचते हैं,
डिविडेंड डिसीजंस में हम ये सोचते हैं कि जो हमारे पास प्रॉफिट होंगे वो प्रॉफिट हम खुद के पास कितने रखें और कितने हम शेयर होल्डर्स को बांट दें। तो शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं बेनिफिट किसको होता है? शेयर होल्डर्स को भी होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से क्या मिलने वाला है? एक हिस्सा मिलने वाला है। आगे टॉपिक है यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स के लिए तो फायदा है ही सही। अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? ढंग से किसी कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप ढंग से काम कर रहे हो तो इन्वेस्टर्स को पता लग जाता है कि कहां पे पैसा लगाना है और कहां पे पैसा नहीं लगाना है, कहां पे रिस्क लेना ठीक है और कहीं पे रिस्क लेना ठीक नहीं है। अगली बात है यूजफुल फॉर द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। तो ये प्रिंसिपल्स जो भी है ना हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ये सारी बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी बातें हैं, जितने भी हम फंक्शंस की बात करें, ये सारे फंक्शंस बैंक्स वालों के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वालों के लिए, सब के लिए बहुत काम करें। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट तक रख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आजकल आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट तो होता ही है, अकाउंटेंट के साथ साथ एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी होता है जो ये पूरा का पूरा प्लानिंग करके देता है, कहां से पैसा आएगा, कहां लगाना है, कहां पे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, या रिस्क ज्यादा है या रिस्क ज्यादा नहीं है। तो वो पर्सन कौन होता है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है। तो अब हमने क्या डिस्कस किया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके संदीप, और बाकी भी बताओ, अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या? आकाश तुमने ये क्या कमेंट किया है? नाश पिट जाएगा, क्या बोलते रहते हो तुम आकाश बैठे बैठे? संजय तुम्हारी जो क्वेरी है तुम नंबर पे कॉल करके डिस्कस कर लेना, विल रिप्लाई। संजय कुमार तुम कॉल पे बात कर लेना, विल रिप्लाई। क्लास के बाद बात कर सकते हो। संदीप अभी आवाज क्लियर आ रही है? शुड आई कंटिन्यू दिस टॉपिक? महिमा वैसे देखो ना, तुम्हारा 70 नंबर का एग्जाम है। महिमा 70 नंबर का एग्जाम आना है, मतलब 70% एग्जाम आना, इसमें से सिलेबस आना है। तो अगर हम 33 सब्जेक्ट की बात करें तो 33 सब्जेक्ट में से आप ऐसे लगा के चलो कि एवरेज एवरेज 2-2 क्वेश्चंस हो गए। अब उन 2-2 क्वेश्चन के चक्कर में अगर आप पूरा का पूरा स्टडी करने बैठोगे तो बहुत टिपिकल काम है। तो गो थ्रू हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है। संजय ऐप के ऊपर देखो, कहीं ना कहीं नंबर मिल जाएगा आपको, जो भी कॉलिंग नंबर है। विक्रम प्रणाम। ओके संदीप, ठीक है। हमारा अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन टॉपिक था वो कवर हो चुका है, जिसमें हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, फिर हमने डिस्कस किए इसके मेन फंक्शंस, फिर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिस्कस की इंपॉर्टेंस। अब ये टॉपिक ये समझ लो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पूरी की पूरी बुक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर पूरी की पूरी बुक है तो इसके बाद हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे तो आप समझ लो किस में से हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से ही हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक बुक है, तो उसी बुक में से हमारा भी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी चीज को समझना हो ना, मैं आप सबको एक ही बात बोलूंगा, कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक अगर ध्यान से समझना है तो उस चैप्टर का जो मीनिंग वाला पार्ट होता है ना, जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से समझ लो तो पूरा चैप्टर आपका वहीं पे कवर हो जाता है। क्योंकि अगर आपने मीनिंग को, कॉन्सेप्ट को एक बार टाइम दे दिया तो पूरा चैप्टर आपका वहीं से ही निचुड़ कर आ जाता है। तो इसलिए मैंने जो अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो टॉपिक था बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारा चैप्टर जो बाकी का था स्टडी करना बहुत ईजी हो गया। तो इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट
टॉपिक शुरू होने वाला है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। इस टॉपिक का जो भी मीनिंग है, इस मीनिंग को अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो टॉपिक को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का ये टॉपिक है। फाइनेंशियल प्लानिंग के टॉपिक के अंदर आप इसको एक बार बहुत ध्यान से समझ लो, इसका मीनिंग समझ लो, आगे का टॉपिक हमारा बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपने क्या देखा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे काफी सारे टॉपिक हैं। पैसे की प्लानिंग करना, पैसा कहां से आएगा, कहां लगाएंगे, प्रॉफिट कितना रखेंगे, प्रॉफिट कितना बांटेंगे, फाइनेंस का कंट्रोल कैसे होगा, कैश मैनेजमेंट कैसे होगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होगा, वर्किंग कैपिटल डिसीजन कैसे होंगे। तो ये सारी बातें किस में आ रही थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब ऐसा समझ लो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। अब यही टॉपिक हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मीनिंग है। तो मीनिंग से पहले पैराग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो कोई भी बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, हर बिजनेस में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग तो करनी पड़ती है। घर की भी बात कर लो, घर में कोई शादी है, ब्याह है, घर का खर्चा चलाना है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग तो करते ही हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हर जगह पे कहीं ना कहीं होती भी है, चाहे वो घर हो, चाहे बिजनेस हो, बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, तो फाइनेंशियल प्लानिंग तो आप हर जगह करते ही हो। तो कहता है इस फंक्शन को हमें क्या करना है, केयरफुली, बहुत ध्यान से परफॉर्म करना होता है। क्योंकि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि पैसा कहां से आने वाला है और पैसे को हम कहां पर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं। तो जो भी आप पैसे की प्लानिंग करो वो बहुत केयरफुली होनी चाहिए, सोच समझकर आपको केयरफुली प्लानिंग करनी चाहिए। और जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करो तो आप ऐसा ध्यान में रखो कि जो भी पैसा आए वो आपके पास सस्ते से सस्ता तरीके से आए और उसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाओ। मान लो आपको लोन की जरूरत है, तो आप लोन वहां पे लोगे जहां से आपको सही रेट मिलने वाला है। अब एक जगह से लोन आपको मिले 7% पे, दूसरी जगह से आपने लोन पता किया वहां मिल रहा है 6% पे, एक जगह पे और लोन पता किया तो वो लोन मिल रहा है आपको 5.5% पे। तो आप क्या करोगे, 5.5% वाला लोन लेना पसंद करोगे। मतलब जब भी फाइनेंशियल की प्लानिंग करो, पैसा अरेंज करने की प्लानिंग करो, तो आप ये भी ध्यान में रखो कि पैसा जब आप अरेंज करोगे तो वो सस्ते से सस्ते दाम पर आपके पास आना चाहिए। और जब पैसा आ गया तो ये भी सोच लो कि पैसे को आपने ढंग से, सही तरीके से, सही जगह पे यूटिलाइज भी करना है, प्रॉपर तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। तो यहां पर जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मीनिंग है ना, आप मीनिंग को बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के मीनिंग के अंदर ना दो बातें आई हैं। पहला व्यू क्या है, पहला व्यू है नैरो कॉन्सेप्ट, नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब कुछ सिकुड़ा हुआ सिद्धांत। फिर एक आया ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बड़े वाला सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत तो समझ लो कि थोड़ा सिकुड़ा हुआ है, नैरो। दूसरे वाला जो सिद्धांत है, जो दूसरे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, वो थोड़ा सा बड़े वाला कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल प्लानिंग का पहले वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जिसको हम नैरो कॉन्सेप्ट भी बोल रहे हैं। नैरो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, नैरो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग के दो कॉन्सेप्ट हैं। हालांकि मैंने आपको क्या बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग के मेरे पास टोटल कितने व्यू हैं, पहला व्यू और ये दूसरा व्यू। पर जो पहला जो व्यू है ना, इसके अंदर भी दो व्यू हैं, पहला व्यू और दूसरा व्यू। तो जो हमारा नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसमें कुछ ऑथर ने, कुछ लेखकों ने क्या बोला है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ पैसे की एस्टिमेशन और पैसे की फोरकास्टिंग के बारे में सोचते हैं कि पैसा कितना चाहिए, पैसे का कितना अनुमान है, मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमको पैसे की जरूरत कितनी है। बट इसी के अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हम कहते हैं सेकंड व्यू। सेकंड व्यू के अंदर कुछ ऑथर ने बोला कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में सोचना। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में सोचने का मतलब क्या, कि कितना पैसा शेयर कैपिटल से आएगा, कितना पैसा प्रेफरेंस शेयर से आएगा, कितना डिबेंचर से आएगा, कितना पैसा हम खुद का यूज करने वाले हैं, कितना पैसा पब्लिक डिपॉजिट से आने वाला है। तो ये हो गया
ब्रॉडर से भी थोड़ा सा पीछे का कॉन्सेप्ट, इसको हम बोलेंगे सेकंड व्यू। तो हमारा जो नैरो व्यू है, नैरो व्यू के अंदर दो बातें हैं। पहली बात के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं, पहली बात के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि पैसे की रिक्वायरमेंट के बारे में पता लगा लो कि पैसा कितना चाहिए। अब नैरो कॉन्सेप्ट के अंदर ही जो दूसरा व्यू है वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि हमको ये भी पता लगाना है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कितना पैसा शेयर कैपिटल से, कितना डिबेंचर से, कितना प्रेफरेंस शेयर से, कितना पब्लिक डिपॉजिट से। ये सारी बातें भी किस में बोल रहे हैं, नैरो कॉन्सेप्ट में। तो नैरो कॉन्सेप्ट में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक सिंगल लाइन वाला, एक फ्री मल्टीपल लाइन वाला। तो ये था हमारा नैरो कॉन्सेप्ट। अब नैरो कॉन्सेप्ट के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। अब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि आपको बिजनेस में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है इसका एस्टिमेशन लगाना, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, पैसे को यूज करने के लिए हमारी जो पॉलिसीज होंगी वो लगा के चलो, और हमने क्या करना है, पैसे को कंट्रोल कैसे करना है, और पैसे को एलोकेट कैसे करना है, पैसा कहां पर कितना कितना लगाना है, और पैसे को हमने कैसे यूटिलाइज करना है। ये सारी की सारी बातें किसमें आ गई, फाइनेंशियल प्लानिंग में। नैरो कॉन्सेप्ट में छोटी सी बात, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में सारी बातें आ गई पैसे को लेकर, पैसे का कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, कितना पैसा कहां से आने वाला है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होगा, पैसे को हम मैनेज कैसे करेंगे, अरेंज कैसे करेंगे, पैसे को लगाएंगे कहां पे, और पैसे के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसका हम सदुपयोग कैसे करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के यहां पर दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। तो अब बताओ आगे का टॉपिक कंटिन्यू करूं, अगर आपको यहां तक मीनिंग समझ में आ गया है तो, अब यहां पर मीनिंग समझ में आ गया है तो बताओ फाइनेंशियल प्लानिंग का आगे टॉपिक कंटिन्यू करूं। संदीप फर्स्ट टास्क तो ये है कि हमारा सिलेबस ही कवर हो जाए एक बारी, तो आप एमसीक्यूज थोड़ा सा खुद देखते रहो, टॉपिक्स को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एमसीक्यूज काफी हद तक पूरे हो जाएंगे। कविता देख लो तुमको जैसे अच्छा लगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में से क्वेश्चन तो 2 या 3 ही आने वाले हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपने स्टडी करने हैं वो 33 सब्जेक्ट है, 30 to 33 सब्जेक्ट। अगर आप टोटल काउंट अप करें तो हर सब्जेक्ट, हर फोल्डर में से 2 या 3 क्वेश्चन है ना। संदीप, संदीप का क्वेश्चन आया है नैरो कॉन्सेप्ट के बारे में। संदीप जो हमारा नैरो कॉन्सेप्ट है ना, नैरो कॉन्सेप्ट के अंदर दो बातें हैं। पहली बात, हमें सिर्फ पैसे के बारे में अनुमान लगाना है, बात खत्म। नैरो कॉन्सेप्ट के अंदर दो टाइप के लोग हैं। पहले टाइप के लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ पैसे के बारे में अनुमान लगाना है, पैसा कितना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो कह रहा था कि आपको ये डिसाइड करना है रेशो, कि जो आपकी फर्म के अंदर जो टोटल पैसा लगेगा ना, कि जो आपकी फर्म में जो टोटल पैसा लगेगा उस पैसे में इक्विटी शेयर कितना होगा, प्रेफरेंस शेयर कितना होगा, डिबेंचर कितना होगा, बाहर से पैसा कितना आएगा, अंदर से कितना आएगा, खुद का पैसा आपने कितना यूज किया, प्रॉफिट को कितना इस्तेमाल किया, वर्किंग कैपिटल कितना होगा, ये सारी बातें डिसाइड करने की बात कर रहे हैं। उन सभी का रेशो डिस्कस करने की बात कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। आप ऐसा समझ लीजिए। तो नैरो कॉन्सेप्ट के अंदर पहली बात अनुमान लगाना, पैसे का अनुमान लगाना। दूसरी बात कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में सोचना, सिंपल सी बात। नैरो कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया। नैरो कॉन्सेप्ट में छोटी सी बात है, देख लो। नैरो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को। महिमा, यस, फाइनेंशियल प्लानिंग इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो पूरी की पूरी बुक है।
अब फाइनेंशियल प्लानिंग उसका एक पार्ट ही लगा के चलो, एक हिस्सा, एक फंक्शन है। नैरो कॉन्सेप्ट किस किस को समझ में आ गया? देखो भाई ध्यान से एक बार सुन लो, नैरो कॉन्सेप्ट में या तो वो पैसे की अनुमान लगाने की बात कर रहा है, या वो कह रहा है कि ये देख लो भी पैसा अलग अलग जगह से आएगा तो सही, उसका रेशो क्या होगा। ये था नैरो कॉन्सेप्ट, छोटी सी बात, छोटी सोच, छोटी सोच कह सकते हैं। बड़ी सोच क्या कहती है? बड़ी सोच कहती है कि आप ये देखो पैसा कहां कहां से आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर कितना होगा, मतलब पैसे के बारे में अनुमान तो लगाना ही है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में भी सोचना है, पैसा कहां कहां पे लगाना है ये भी सोचना है, उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है ये भी सोचना है, मतलब पैसा कहीं पर बेकार ना हो जाए ये भी आपको अच्छे से सोचना है। तो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ी बात हो गई, नैरो कॉन्सेप्ट एक छोटी सोच हो गई। तो एक छोटी सोच है, एक बड़ी सोच है। जब बड़ी सोच आप अगर सोचते हो तो बहुत कुछ सोचते हो, छोटी सोच में क्या हम खुद का सोचते हैं, बड़ी सोच में क्या हम पूरी दुनिया का सोचते हैं कि मैं जो भी कोई काम करूं सबके फायदे की होनी चाहिए। तो ऐसा समझ लो कि एक छोटी सोच है और एक बड़ी सोच है। अब बताओ, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? ओके, नाउ अब हम चल रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या उद्देश्य हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते क्यों हैं। हमारे पास प्रॉपर तरीके के फंड आ जाएं, और हमारे पास जो फंड आ जाए वो इस तरीके से होने चाहिए कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, हमारा जो पैसा हम जो अरेंज कर रहे हैं उसके ऊपर जो खर्चा हो हमारा मिनिमम से मिनिमम हो। मतलब जो हमको पैसे के ऊपर इंटरेस्ट देना है या फंड्स वापस देने हैं या अगर आपको डिविडेंड देने हैं तो वो हमारे कम से कम होने चाहिए। तो आपको कॉस्ट भी ध्यान रखनी होती है। फिर अगर आपको प्लानिंग में चेंज करना पड़े तो प्लानिंग में चेंज भी हो जाना चाहिए। मतलब जो आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो तो कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आपको चेंज करना पड़े तो वो चेंज आप अपनी मर्जी से कर सको। फिर चौथी बात, जो कैपिटल स्ट्रक्चर आप डिसाइड करते हो वो सिंपल होना चाहिए। फिर हमारे पास अगर खड़े पैर पर किसी को पैसा देना पड़ जाए, लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास सफिशिएंट होना चाहिए प्रॉपर मात्रा में। मतलब अगर आपके पास सिर के ऊपर कोई खड़ा हो जाए ना कि भाई मैंने तेरे को 2 दिन पहले उधार दिया था, मेरा पैसा अभी वापस कर, तो आपके पास सफिशिएंट फंड जेब में होना चाहिए कि ले भाई तेरा पैसा तू अभी ले जा। या किसी ने आपको बोल दिया कि भाई 5 दिन के बाद पैसे दे दियो, तो आपके पास प्रॉपर पैसा टाइम पर होना चाहिए। लिक्विडिटी, तरलता पैसे के मामले में आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी बातें फाइनेंशियल प्लानिंग में ही है। हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग की हम यहां पर 3 टाइप स्टडी करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म है वो 1 साल की या 1 साल के अंदर की बात कर रहा है, जो मीडियम टर्म है वो 5 से 7 साल की बात कर रहा है, और जो लॉन्ग टर्म है ऐसा समझ लो कि 7 साल से ज्यादा की बात कर रहा है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, फाइनेंशियल प्लानिंग हम 3 तरीकों से कर सकते हैं, या तो छोटे वक्त के लिए सोच लो, या मीडियम टाइम के लिए सोच लो, या लॉन्ग टर्म के लिए सोच लो। अगर आप छोटे टाइम के लिए सोच रहे हो तो समझ लीजिए कि आप 1 साल या 1 साल से अंदर की ही बात कर रहे हो। मीडियम टर्म के अंदर 5 से 7 साल की आप बात सोचते हो, लॉन्ग टर्म के अंदर आप 7 साल से ज्यादा की प्लानिंग करते हो। सिंपल सी बात, 3 डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग 1 साल की प्लानिंग आप कह सकते हो। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग को हम बजटिंग या प्रॉफिट प्लानिंग भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग को हम क्या कहते हैं? बजटिंग या प्रॉफिट प्लानिंग। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा कितना चाहिए। तो इसके लिए हम सफिशिएंट लिक्विडिटी को अपने पास रख के चलते हैं, क्योंकि हमको ना कुछ बजट बनाने होते हैं, वो बजट के लिए हमको पैसा चाहिए होता है। तो इसके लिए, इस टाइप की प्लानिंग के लिए हम क्या करते हैं, सेल बजट बनाते हैं, कैश बजट बनाते हैं, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट रेडी करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया। मतलब ये वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है जिसमें हम 1 साल की बात कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, या ऐसा लगा लो कि डेली रूटीन के लिए पैसा चाहिए, और इसके लिए हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट या कुछ और स्टेटमेंट भी रेडी करते हैं। तो ये है हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद
अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लानिंग के ऊपर, दैट इज मीडियम टर्म। तो मीडियम टर्म के अंदर मैंने आपको पहले एक बात क्लियर कर दी है, ये कितने टाइम के लिए है, 5 से 7 साल वाली प्लानिंग। तो 5 से 7 साल वाली प्लानिंग को हम बोलते हैं मीडियम टर्म प्लानिंग। तो इसके अंदर हम पैसा क्यों ले रहे हैं, पैसे की बात हम क्यों सोचेंगे, क्योंकि हमको अपनी एसेट्स को क्या करना है, मेंटेन करना है। टूल्स, छोटे छोटे औजार खरीदने हैं, रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज करनी है, हमको अगर एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी वो प्लानिंग होती है जो 5 से 7 साल के लिए होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम अपनी एसेट्स को मेंटेन कर रखना चाहते हैं, रख रखाव करना चाहते हैं, कुछ हमको औजार खरीदने हैं, कोई रिसर्च करनी है, और कोई ना कोई बिजनेस वाला काम हमारा रनिंग में आता रहे, या आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए, मतलब अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। आगे है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग भी मैं आपको पहले से बता चुका हूं, ये वो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जो 7 साल से ज्यादा की प्लानिंग होती है, ऐसा समझ लीजिए। तो इसके अंदर हम क्या सोचते हैं, इसके अंदर हम वो पॉलिसीज या प्रोग्राम बनाते हैं जो फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए होते हैं, या फिक्स एसेट को रिप्लेस करने के लिए होते हैं, या बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए, या बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग 7 साल से ज्यादा की प्लानिंग क्यों करते हैं, एसेट्स खरीदनी है, एसेट्स में पैसा लगाना है, किसी एसेट को रिप्लेस करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेना है, या आपने बिजनेस को ग्रो कराना है, या कोई नई यूनिट खोलनी है, बिजनेस एक आपने नया खड़ा करना है, बिजनेस की एक्सपेंशन करनी है। तो इन सारी बातों के लिए आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो तीनों के अंदर सिंपल सा डिफरेंस है, 1 साल, 5 से 7 साल, 7 साल से ज्यादा। छोटे छोटे वक्त की प्लानिंग, वर्किंग कैपिटल के लिए प्लानिंग, एसेट्स को मेंटेन रख रखाव करने के लिए प्लानिंग, और इसमें एसेट्स को खरीदना, एसेट का रख रखाव करना, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसी के साथ साथ बिजनेस को बड़ा करना, बिजनेस को ग्रो कराना, ये सारी डिसीजंस, ये सारी प्लानिंग किसमें आ गई है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आई होप यहां तक का टॉपिक अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक का टॉपिक क्लियर हो गया, तो बताओ मैं फिर आगे चलता हूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सभी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जो टॉपिक्स करा रहा हूं वो बहुत डिटेल्स में जा रहे हैं, तो अगर एमसीक्यूज अगर आप देखोगे तो आई थिंक अपने हो पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टास्क तो हम सब के लिए अभी यही है कि हम सब सिलेबस को ही कवर करवाएं, क्योंकि टाइमिंग हम सब के पास बहुत कम है। ओके ज्योति, आई ट्राई कर सकते हैं प्लान एमसीक्यू के लिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ फाइनेंशियल प्लानिंग का जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं यहां तक का कवर हो गया क्या। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फाइनेंशियल प्लानिंग के हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को अगर हम ध्यान से देखने वाले हैं, हमारे पास यहाँ पर ये 4 स्टेप्स हैं, 4। ओके महिमा, थैंक यू। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के हमारे पास कौन कौन से स्टेप हैं, सिंपल सी बात, पहली बात सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे फाइनेंस की हम जो बात कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब हमने जो प्लान किया, हमने प्लान 3 टाइप का सीखा अभी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो हमने सबसे पहले क्या देखा,
शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी फर्म के, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कितना कितना पैसा चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितने वक्त के लिए चाहिए, ये सारी बातें हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। ये सारी बातें जब हम डिसाइड करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फिर हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती है ना उसको हम बनाते हैं। अब पॉलिसीज बनाने का काम किसका होता है, टॉप मैनेजमेंट का होता है। अब टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर की हेल्प से क्या बनाने वाला है, पॉलिसीज बनाने वाला है। तो पॉलिसीज के अंदर वो क्या पॉलिसी बना सकता है, वो पॉलिसी कैपिटलाइजेशन को हो सकती है, कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर हो सकती है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को लेकर हो सकती है, फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट को लेकर हो सकती है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेकर हो सकती है, डिविडेंड पॉलिसी को लेकर हो सकती हैं। तो पहले नंबर पे तो मैंने क्या किया, पहले नंबर पर मैंने पैसे की प्लानिंग की, पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए कितना कितना चाहिए, कितने वक्त के लिए चाहिए, पता चल गया। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप क्या करो, फाइनेंशियल मैनेजर से पॉलिसीज बनवा लो। अब टॉप मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजर को बुलाएगा, बोलेगा पॉलिसीज बना। तो पॉलिसीज कौन कौन सी हो सकती हैं, ये सारी पॉलिसीज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड हम डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब हमने पॉलिसीज बना ली, तो ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप। अब पॉलिसीज बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सारे प्रोसीजर फिक्स करने वाले हैं। क्या पैसा कहां से आएगा, उसका आने का प्रोसेस क्या होगा, पैसा अगर यहां से आएगा तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, पैसा कहां पे कितना लगाने वाले हैं। तो ऐसा लगा लो कि सेकंड नंबर के बाद अब थर्ड नंबर पे क्या करने वाले हो, सारे के सारे प्रोसीजर फिक्स करने वाले हो। प्रोसीजर फिक्स हो गया तो चौथे नंबर पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, प्रोविजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको कभी खड़े पैर पर प्लानिंग के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, प्रोसीजर के अंदर अगर चेंज करना पड़ गया तो वो चेंज करना आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना हम कुछ प्लानिंग करके बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं कि काम वैसा ही होना चाहिए जैसे डेली रूटीन की लाइफ के अंदर। कभी कभी हमने सामने वाले को कोई बात बोल दी, अब हमारी ईगो बीच में आ जाती है कि भाई जो मैंने बात बोल दी ना वो मैंने बोल ही दी, अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। कभी कभी लाइफ में पता भी होता है कि ये बात जो मैंने सामने वाले को बोली है ना वो गलत बोली है, पर फिर भी हमारी ईगो आगे आ जाती है कि भाई मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा, वो बात हमको पता होती है। इसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग में वो क्या कह रहा है कि जब आप प्लानिंग करो तो प्लानिंग कुछ इस तरीके से करो कि आप कभी भी उस प्लानिंग में, पॉलिसीज में, प्रोसीजर में या जो भी बात आप डिसाइड करके चल रहे हो उसमें जो भी आपको कभी भी चेंज करना पड़े तो वो चेंज हो जाना चाहिए। तो प्लानिंग जब भी करो इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग मत करो कि आप खुद ही उसको चेंज ना कर पाओ। तो प्लानिंग जब भी आप करते हो तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट बदलता रहता है। तो इन्वायरमेंट जब बदलता रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग भी इस तरह से करनी है कि आप टाइम से अपने ऑब्जेक्टिव्स में, अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोसीजर में जब मन का चाहो तो आप उसमें चेंज कर पाओ। आई होप ये जो मैंने आपको प्लानिंग के अभी स्टेप्स बताए हैं आप सबको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले क्या था, फर्म के ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव पता कर लो, फिर पॉलिसीज बना लो, फिर प्रोसीजर रेडी कर लो, फिर उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है, मतलब अगर आप चाहो तो उसको टाइम से चेंज भी कर पाओ। तो ये था टॉपिक हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप्स को लेकर। अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फैक्टर इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग को कौन कौन से फैक्टर हमारे इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसी सी बातें हैं जिससे हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हिलाडुली हो जाती है, इफेक्ट कर जाती है। यस ज्योति, आप खुद भी करके देखना, एमसीक्यू करोगे तो सोल्व हो जाएंगे। जो कल वाला पीडीएफ, सॉरी जो परसों वाला पीडीएफ था वो अपलोड नहीं हुआ था, बट आज वाला पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। आई होप आप कर पाएंगे। एमसीक्यू की पीडीएफ नहीं है मेरे पास, बट जो हमारे पास अभी थ्योरी पोर्शन चल रहा है इसका पीडीएफ तो हम अपलोड कर रहे हैं साथ साथ, तो आप देख सकते हैं। तो पहली बात, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। बिजनेस अगर आपका बड़ा है तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ी करनी पड़ेगी, बिजनेस अगर आपका छोटा है तो फाइनेंशियल प्लानिंग कम होगी। आपके प्रोडक्ट अगर डेली रूटीन में सेल हो जाते हैं तो पैसा आ जाता होगा, तो प्लानिंग आपको उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। आपका पैसा अगर लंबे समय तक फंसा रहता है तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग उस अकॉर्डिंग भी अलग करनी होगी। तो बिजनेस का नेचर भी
ये आपको बताएगा कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। दूसरी बात, डिग्री ऑफ रिस्क, रिस्क ज्यादा है तो पैसा ज्यादा चाहिए आपको, रिस्क कम है तो पैसा भी कम चाहिए। तो छोटी छोटी बातें हैं जो ये डिसाइड कराएंगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी कैसे होनी चाहिए। तीसरी बात वो क्या कह रहा है, तीसरी बात कर रहा है स्टैंडिंग ऑफ द कंसर्न, मतलब लोगों को पैसा पे कर देती है। अगर हम लोगों को टाइम से पैसा पे करते रहते हैं तो पैसा आपको ज्यादा चाहिए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको वैसी करनी पड़ेगी। अगर हम लोगों को पेमेंट पे करते हैं 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 5 साल के बाद, तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं चाहिए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको वैसे भी करनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी आप करो तो बिजनेस का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी देख लो, इन्वेस्टर्स को देख लो, लोगों को देख लो, वो आपको पैसा कब मांगते हैं, कैसे मांगते हैं, कितने वक्त में पैसा देना पड़ता है। तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, किसके लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए। तो अगर आपको फ्यूचर ग्रोथ को देखना है, भविष्य के बारे में सोचना है, तो हम उसको भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रखना चाहिए। अगली बात, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पैसे को अरेंज करने के काफी सारे सोर्सेज होते हैं। तो ये बातें भी आपकी डिसाइड कराने वाली है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करने वाले हो, क्योंकि सोर्सेज के अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, प्लगिंग बैक को प्रॉफिट्स, पब्लिक डिपॉजिट, यहां से आपका पैसा आ सकता है। तो ये सारी बातें भी आपको डिसाइड करा देती हैं कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होने वाली है। अगली बात है एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी डिपेंड कराता है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड अच्छा है तो प्लानिंग आपकी अच्छे जाने वाली है। अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड, सोचने का तरीका, देखने की क्षमता, हमारा दृष्टिकोण है ना, बातों को देखने का, समझने का, फ्यूचर की ग्रोथ को देखने का, तो अगर वो अच्छा नहीं है तो हम प्लानिंग भी अच्छी नहीं करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी बहुत डिपेंड करता है कि उनका एटीट्यूड कैसा है। अगला है गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड कंट्रोल। तो जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करो तो हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज और कंट्रोल को भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी कभी एक स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है, स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन बना देती है, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। इसके साथ साथ है, अगर बार बार टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर के टेस्ट में, कंपटीशन के अंदर चेंज हो रहा है, तो इन सारी बातों को ध्यान में भी रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। अगला है हमारा टॉपिक, फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब बोले तो क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस के अंदर जो पहली बात है वो यही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्यों करते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज को हम डेली रूटीन के अंदर अच्छे से, कुशल तरीके से रन कर पाए। हमारा प्रोडक्शन का काम, मार्केटिंग का काम, सेल का काम, परचेज का काम, सेल का काम, ये सारे काम अगर आप ढंग से करना चाहते हो, आपके सारे काम बिजनेस के प्रॉपर तरीके से चलते रहें, तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है और इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस भी है। अगली बात है इंश्योर्स लिक्विडिटी। तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से कर लेते हो तो इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये भी होता है कि आपके पास टाइम से, प्रॉपर तरीके से कैश रखा रहता है, लोगों को आप टाइम से पेमेंट कर पाते हो और उनको टाइम से पहले बता भी पाते हो कि भाई मैंने तेरे से पैसा लिया है, तेरे को मैं पक्का 4 महीने के बाद दे दूंगा। तो अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की नहीं, आपने जब कुछ प्लानिंग की ही नहीं, क्या सामने वाले को बता पाओगे कि पैसा तेरे को कितने में वापस दूंगा, नहीं बता पाओगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर लेते हो तो आपको अपनी लिक्विडिटी के बारे में पता होता है कि कितने टाइम में हम सामने वाले को पैसा रिटर्न कर पाएंगे। अगली बात है हमारी हेल्पफुल इन प्रॉपर कैपिटलाइजेशन, मतलब हम ये देखेंगे कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स में पैसा कितना लगा रहेगा। तो फिक्स्ड एसेट के अंदर पैसा कितना लगा रहेगा, फ्यूचर की हमारी कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, इन सभी को डिसाइड करने के लिए हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है। अगला है हेल्पफुल इन द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली है तो इसके अंदर आपको ऑलरेडी पता होता है इक्विटी शेयर से पैसा, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, रिटेन्ड अर्निंग, पब्लिक डिपॉजिट, इन सभी से पैसा कितने कितने अमाउंट में और कितने कितने रेशो में आने वाला है। तो ये सारी बातें आपको कहां पे पता चलती हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब आप करते हो तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पहले से ही डिसाइड कर लेते हो। अगली बात है
हेल्पफुल इन द एस्टिमेशन ऑफ द बिजनेस, सॉरी एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है, ग्रो कराना है, बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ही होगी। इसलिए बिजनेस को ग्रो कराने में, बिजनेस को बड़ा करने में फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं आगे फाइनेंशियल प्लानिंग की कुछ लिमिटेशन, कुछ कमियां। ये कमियां कौन कौन सी है, ध्यान से देख लेते हैं। डिफिकल्टी इन द फोरकास्टिंग। आप कितने भी बड़े महारथी क्यों ना हो, आप अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते। आप कितनी भी बड़ी प्लानिंग क्यों ना करो, फ्यूचर कभी भी फेल हो सकता है। जैसे कुछ 2-3 वीडियो में पहले मैंने कोरोना का एग्जांपल लिया था। मैंने प्लानिंग करके रखी हुई थी कि मैं 2020 अप्रैल के अंदर मान लो मैं कर्नाटक घूमने के लिए जाऊंगा। क्या हुआ, सडनली लॉकडाउन लग गया। आपने प्लानिंग करके रखी हुई थी कि अप्रैल के अंदर मैं मेरा बिजनेस खड़ा करूंगा, तो क्या हो गया, आपका कोरोना की वजह से सारा सिस्टम डम पड़ गया। तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग आप करते हो उसकी वजह से आपका जो भविष्यवाणी करना है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। प्लानिंग करना गलत नहीं है, सोचना गलत नहीं है, मेंटली प्लानिंग करना गलत नहीं है, पर उसकी वजह से फ्यूचर एज इट इज होगा, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बट आपको काम करना बंद नहीं करना होता है, पर फिर भी ये लिमिटेशन हमारी पहली है कि भविष्यवाणी करना हमारी डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टी इन चेंज। जब आप एक बार प्लानिंग कर लेते हो ना, तो आपको चेंज करने में बहुत दिक्कत आती है ना। मान लो आप 1 महीने से प्लान कर रहे हो दिल्ली जाने का, अब किसी ने और आपको अब बात बता दी, तो अगर आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा एकदम से, तो क्या दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो प्लानिंग के अंदर चेंज करना, बातों को हटाना, दूर करना, चेंज करना, बदलना, तो ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी करती हैं। आगे है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब किसी भी बिजनेस के अंदर अकेले तो काम चलता नहीं है। एक फर्म के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, फाइनेंस, ऑफिस डिपार्टमेंट। आपको इन सारे डिपार्टमेंट के अंदर क्या बना के रखना है, तालमेल बना के रखना है। ये सारे डिपार्टमेंट वाले लोग आपस में मिलजुल कर काम करते रहे। अब मिलजुल कर काम तो तभी करेंगे ना जब इनका कोऑर्डिनेशन होगा। तो जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो इन सब के अंदर कभी कभी कोऑर्डिनेशन नहीं होता। ये बंदा, ये डिपार्टमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ये डिपार्टमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग की एक बहुत बड़ी क्या होती है, लिमिटेशन होती है। ये लोग आपस में कभी कभी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का। अभी तक हमारे टॉपिक कवर हो चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। इसी तरह से जो अब हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, ये भी हमारा इसका हिस्सा है। किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अभी क्लियर आ रही है सबको आवाज? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग दोनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक हिस्से हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग खुद फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा है। फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग भी होता है। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। तो मैं आपको अभी 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, तो आपके पास कुछ क्वेश्चन या कुछ पूछना चाहते हो जल्दी से कमेंट बॉक्स कीजिए। तब तक मैं 2 मिनट में रिटर्न